सबसे पहले मैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉन्क्लेव के इस आयोजन के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, यह कॉन्क्लेव ऐसे समय हो रहा है जब भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस में एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अभूतपूर्व परिवर्तनों के दौर में बीआरओ की शानदार भागीदारी के लिए मैं डीजीबीआरओ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, इस कॉन्क्लेव की जो थीम है, जैसा मुझे बतलाया गया है, एक्सेलरेटिंग स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू इनोवेशन एंड एग्जीक्यूशन एक्सेलेंस। यह एक ऐसे आत्मविश्वास से भरे भारत की एस्पिरेशंस को दर्शाता है जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अपनी नेशनल सिक्योरिटी को और मजबूत करने और 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन के रूप में उभरने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वैसे तो मैं समय समय पर बीआरओ के अपने साथियों से मिलता ही रहता हूं, हमारी बातचीत भी होती रहती है, लेकिन आज का अवसर उससे कहीं अलग है। इसलिए मैं आप सबसे देश दुनिया पर भी कुछ अपने विचार साझा करना चाहूंगा। क्योंकि यह कॉन्क्लेव इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आधारित है, इसलिए मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस से ही अपनी बात प्रारंभ करता हूं। साथियों, यदि हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है, किसी भी सभ्यता का सबसे भरोसेमंद पर्याय उसका आर्किटेक्चर और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही रहा है। प्राचीन भारत के उत्तरापथ और दक्षिणापथ से लेकर शेर शाह सूरी की सड़के आजम तक, या फिर दुनिया की हर महान सभ्यता के भव्य निर्माणों तक आप देखेंगे तो पाएंगे कि इतिहास सभ्यताओं को आज भी बहुत हद तक उनके बनाए रोड्स, ब्रिजेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कारण ही उन्हें जानता है। यही कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को केवल डेवलपमेंट के एक फैक्टर के रूप में नहीं, बल्कि डेवलपमेंट के एक सिनोनिम के रूप में देखा जाता है। यहां जितना डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां उतनी ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन होती है। इतिहास भी हमें यही बताता है, और आज हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां खड़ा कर रहे हैं वह आने वाले 100-200 वर्षों तक हमारी सिविलाइजेशन की पहचान बनेगा। हालांकि यह एक अलग बात है कि अनेक कारणों से स्वतंत्रता के बाद इस दिशा में उतना फोकस नहीं दे पाए जितना देना चाहिए था। मैं यह नहीं कहूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कहना भी मैं समझता हूं कि फेयर नहीं होगा। जिसकी जितनी कैपेबिलिटी और जिसका जितना विजन रहा, उसने अपने ढंग से कंट्रीब्यूशन दिया। उसे पूरी तरह से नकार देना भी मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि हमारी कैपेबिलिटी और हमारी रिक्वायरमेंट दोनों के अनुपात में जितना फोकस दिया जाना चाहिए था, उतना नहीं दिया गया। पिछले 10-12 वर्षों में आप सबने यह ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हुआ है, उसे आपने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। और इस दौर में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी, सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया। और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने, यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। और साथियों, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना। हमारा लक्ष्य केवल भारत के नक्शे पर सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि भारत के हर नागरिक के मन में यह विश्वास बनाना है कि देश का कोई भी कोना अब हमसे दूर नहीं है। हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा।
इसलिए हम आगे भी भविष्य में इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। साथियों, मैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को केवल एक कंस्ट्रक्शन एजेंसी या एक यूनिट के रूप में ही नहीं देखता हूं, मैं इसे अपने परिवार की तरह देखता हूं। और एक परिवार के सदस्य के नाते जब मैं आपकी अब तक की उपलब्धियों पर नजर डालता हूं, विशेषकर पिछले एक दशक की, तो मन गर्व के साथ भर उठता है। रोहतांग की अटल टनल ही दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क उमलिंगला हो, या लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला टनल हो, यह सब आपके श्रम और सामर्थ्य के जीते जागते उदाहरण हैं। ये उपलब्धियां अपने आप में साधारण नहीं हैं, बल्कि ये उपलब्धियां अपने आप में एक चमत्कार हैं। लेकिन इन सब के पीछे आपका श्रम, आपका समर्पण और मेहनत के बराबर जो बात मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं, वह है आप लोगों द्वारा टेक्नोलॉजी का कंटिन्यूअस एडॉप्टेशन। टेक्नोलॉजी के एडॉप्टेशन के मामले में बीआरओ को अग्रिम पंक्ति का मैं एक संगठन मानता हूं। जैसे आप देखिए कि दुनिया की सबसे ऊंची मेट्रोरेबल सड़क बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी चाहिए, एक अलग प्रोसेस चाहिए, एक अलग टेक्निक भी चाहिए, लेकिन आपने हर तरीके से इन टेक्निक्स को एडॉप्ट किया है। और इसी तरह टनलिंग टेक्नोलॉजी का उदाहरण लीजिए। शहरों में मेट्रो कंस्ट्रक्शन से लेकर पहाड़ों में हाईवेज कंस्ट्रक्शन तक इस टनलिंग टेक्नोलॉजी ने जो रिवॉल्यूशन ला दी है, वह अपने आप में बेमिसाल है। अटल टनल हो, सेला टनल हो, आज जिस गति से आप सभी लोग कठिन से कठिन टेरेन में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में सड़कें और हाईवेज बना पाने में सक्षम है, ऐसा हमारे इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। इसी तरह अनेक अन्य उदाहरण गिनाए जा सकते हैं। यह मानव संकल्प और उसके पीछे खड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कंबाइंड विक्ट्री है, ऐसा मैं मानता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हर चुनौती अपने साथ एक टेक्नोलॉजिकल डिमांड लेकर आती है और आप हर बार उस मांग पर खरे उतरते हैं। टेक्नोलॉजी के एडॉप्टेशन के प्रति आपका यह निरंतर समर्पण, मैं मानता हूं कि यह आपका सबसे बड़ा गुण है। और इन गुणों के साथ आपने जो भी कंस्ट्रक्शंस किए हैं, वे हमारी डेवलपमेंट जर्नी के माइलस्टोन्स हैं। और साथियों, मैंने माइलस्टोन शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझकर यहां किया है। जैसे जो माइलस्टोन सड़क के किनारे लगा होता है, वह हमें क्या बताता है? वह हमें बताता है कि हम अब तक कितनी दूरी तय कर चुके हैं। वह हमारी अब तक की जर्नी का एक रिकॉर्ड होता है। ठीक इसी प्रकार ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन्स हैं, ये सब पूरे राष्ट्र की डेवलपमेंट जर्नी को बताते हैं। ये माइलस्टोन्स हमारी प्रोग्रेस की लैंडमार्क्स हैं। और साथियों, एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वह यह कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब दुनिया का स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हम कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं। यह भी देख रहे हैं कि आज वारफेयर का स्वरूप भी तेजी के साथ बदल रहा है। आज बहुत कुछ एयर पावर, प्रिसीजन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तय होता हुआ दिखता है। लेकिन जरा गहराई से सोचिए तो एयर पावर भी तो आखिरकार लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही टिका हुआ है। बिना एयरवेज के, बिना एयरफील्ड के, बिना लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म के कोई भी एयरक्राफ्ट आकाश में नहीं उठ सकता है। शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है। यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए,
इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है। बीआरओ राष्ट्र की एक अनिवार्य शक्ति बना रहेगा और इसके लिए लगातार नई नई टेक्नोलॉजी अपनाते रहना आज के समय की यह सबसे बड़ी जरूरत है। युद्ध का पहला मोर्चा कभी कभी सीमा पर नहीं है बल्कि उस सड़क पर बनता है जो सैनिक को सीमा तक पहुंचाती है। इसलिए जो सड़क बनाता है वह भी राष्ट्र की सुरक्षा का उतना ही बड़ा प्रहरी है। बीआरओ ने पिछले 6.5 दशकों में अपने मोटो श्रमेण सर्वम साध्यम अर्थात श्रम से सब कुछ संभव है को पूरी तरह से साकार किया है। इन दशकों में बीआरओ ने स्वयं को एक रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी से बदलकर दुनिया के सबसे सम्मानित स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में से एक बना लिया है। इसके लिए भी आप सब मेरी तरफ से बधाई के पात्र हैं। चाहे लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयां हों, अरुणाचल प्रदेश के उबड़ खाबड़ पर्वत हों, उत्तर पूर्व के घने जंगल हों, राजस्थान के तपते रेगिस्तान हों, जम्मू और कश्मीर का कठिन इलाका हो या नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, बीआरओ के कर्मयोगियों ने बार बार यह सिद्ध किया है जब देश सेवा का जज्बा हो तो कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। और साथियों, मैं मानता हूं कि यह जुड़ाव केवल रोड या ट्रांसपोर्टेशन तक सीमित नहीं रहा है। सड़क, रेल, हवाई मार्ग और डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ साथ हमने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हम सीमावर्ती गांवों को, जिन्हें कभी अंतिम गांव कहा जाता था, उन्हें हम देश के प्रथम गांव के रूप में विकसित कर रहे हैं। और हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि देश का कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। और बीआरओ ने इस कमिटमेंट को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। हालांकि साथियों, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केवल सरकार की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। इसके लिए एक कलेक्टिव इफोर्ट्स की आवश्यकता होती है। इंडस्ट्रीज को इनोवेशन करना होगा, एकेडमिया को रिसर्च में आगे बढ़ना होगा, इंजीनियर्स को सॉल्यूशंस डेवलप करने होंगे और एडमिनिस्ट्रेटर्स को उन्हें जमीन पर उतारना होगा। हमें मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा जो एक्सेलेंस को प्रोत्साहित करे और जहां हर स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी भूमिका पूरी निष्ठा के साथ निभाएं। साथियों, आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे और अपने एक्सपीरियंस से यह जानते भी होंगे आप कि जब हम एक बार किसी बड़े और कठिन टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो वह धीरे धीरे हमारे लिए आसान हो जाती है, हमारे रूटीन का वह हिस्सा बन जाती है। हम उस एक्सपीरियंस को रेप्लिकेट करते हैं, उससे नई बातें सीखते हैं और फिर उससे आगे और बेहतर करने का रास्ता खुलता जाता है। हमारा बेस मजबूत होता जाता है और हमारी मेथोडोलॉजी में सुधार आता है और हमारी प्रोसेस और हमारी तकनीक दोनों निखरती चली जाती है। मुझे याद है, मैंने कुछ समय पहले भी आप लोगों से कहा था कि जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी पर, जिस प्रकार के चैलेंजेस पर आप लोग निरंतर महारत हासिल करते जा रहे हैं, उन्हें आप रिकॉर्ड कीजिए, उनका डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, उनका सर्वे कराइए। और मुझे जानकर खुशी हुई है कि आप लोगों ने यह काम किया भी है। आज भी आप लोगों ने 3 महत्वपूर्ण पब्लिकेशंस जारी किए हैं। ये पब्लिकेशंस एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करने, टेक्निकल नॉलेज को फैलाने, इनोवेशन को इनकरेज करने और इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को सहेजने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथियों, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह नॉलेज शेयरिंग यहीं न रुके। यह जरूरी नहीं है कि हर इंजीनियर हर बार जीरो से शुरू करके नए सिरे से परेशान होकर ही सीखे, बल्कि वह अपने पहले के इंजीनियर्स के एक्सपीरियंस से सीखे, उनके स्ट्रगल्स और उनकी सक्सेसेस से भी सीखे। मेरा सजेशन है
कि इस नॉलेज को हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तक ले जाए, ताकि नए रिजल्ट्स और रिसर्चर्स इससे नई चीज़ें सीख सकें। और मुझे विश्वास है कि आप इस दिशा में निश्चित रूप से कदम उठाएंगे ही। इसलिए मैं कॉन्क्लेव में उपस्थित आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप ओपन और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कीजिए, जिससे हम ईमानदारी से चैलेंजेज और बॉटलनेक्स की पहचान करें और दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस की बारीकी से जांच करें और ट्रेडिशनल थिंकिंग को चुनौती दें और ऐसे प्रैक्टिकल सजेशंस तैयार करें जिन्हें वास्तव में ग्राउंड लेवल पर लागू किया जा सके। हमारा प्रयास हो कि हम ऐसा भारत बनाएं जहां केवल सीमाएं ही सुरक्षित न हों, बल्कि सबसे जुड़ी हुई हों, जहां विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक ही मार्ग पर एक साथ चलें, जहां हर निर्माण राष्ट्र निर्माण का पर्याय बन जाए।